हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं NIACL असिस्टेंट के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 1। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे ज्वाइन करके आप सारे ही PDFs यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दी टुडे सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिक्लेयर 2025 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है 2025 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन? तो इट इज योर यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आपका हो जाएगा बोथ A एंड B आर करेक्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली डिक्लेयर कर दिया है 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, और ये अनाउंसमेंट की गई थी आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इन्होंने बेसिकली ये क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे ग्लेशियर्स जो हैं उनको बचाने की, क्योंकि वही फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, दे आर क्रिटिकल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ओवर 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। तो इसमें इतने लोग इस चीज़ पे निर्भर करते हैं, ठीक है, इस पे डिपेंडेंट है फ्रेश वाटर पे। तो इस वजह से हमें जो है ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करना है। ठीक है, आप सभी को पता है गर्मी इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे ग्लेशियर मतलब टेम्परेचर कम बढ़े और ग्लेशियर्स कम पिघले। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, इस साल से 21 मार्च को अब से 2025 से हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है ऑब्जर्व करेंगे, या फिर वर्ल्ड ग्लेशियर डे हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इस बार जो है पहला आपका ग्लेशियर डे सेलिब्रेट किया जाएगा, वर्ल्ड ग्लेशियर डे 21 मार्च 2025 को, अलाइनिंग विद द वर्ल्ड वाटर डे जो हम 22 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका यही बनेगा कि कौन से दिन, कौन सी डेट को हम 2025 से ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन या फिर वर्ल्ड ग्लेशियर डे। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है मई 2025 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी आपकी होगी। कहाँ पे होगी ये? दुशानबे तजिकिस्तान में ये आपकी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आपके हैं प्रोफेसर सेलेस्टो सोलो। इसकी शुरुआत की गई थी 1950 में एंड हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वेयरएस यूनेस्को की बात करें, इसके कारण DG आपके हैं डायरेक्टर जनरल एंड्रयू ऑस्ले। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में, और इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन है, ऑन विच डे वी ऑब्जर्व द फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे? तो 21 दिसंबर को हमने ऑब्जर्व किया है पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ठीक है, रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और डिक्लेयर किया कि 21 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस रेजोल्यूशन को, इस डिक्लेरेशन को स्पॉन्सर किया था 6 कंट्रीज ने में, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल जैसी कंट्रीज आपकी शामिल है। ठीक है, नाउ 2024 का थीम क्या था? इट वॉज मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। एंड एक इवेंट यहाँ पे होस्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में, न्यूयॉर्क में ये आपका इवेंट हुआ था, जिसे होस्ट किया था इंडियाज परमानेंट मिशन ने। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका लाइव ग्लोबल मेडिटेशन सेशन हुआ था विच वॉज लेड बाय दी श्री रविशंकर। ये क्लियर है। नाउ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात भी कर लेते हैं। इसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं फिलिमन यंग फ्रॉम कैमरून। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में, और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, और करंट मेंबर है 193 मेंबर्स। इसी के साथ एक और चीज नोट कर लीजिए, 21 दिसंबर को आपका विंटर सोलिस्टिस डे जो है वो भी मनाया जाता है, जो बेसिकली शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है हमारे पूरे साल में। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान फॉर गारंटीड इनकम बेनिफिट्स? तो ये लॉन्च किया है SBI ने। SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान को लॉन्च किया गया है, विच इज़ अ गारंटीड इनकम बेनिफिट जो हमें प्रोवाइड करेगा। साथ में ही इट विल ऑल्सो प्रोवाइड दी 110% ऑफ अ टोटल प्रीमियम्स पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पे आउट पीरियड। नाउ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान की अगर बात करें, पूरा नाम इसका क्या है? SBI लाइफ
स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम जिसका पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो आपका 8 से 15 साल तक का रहेगा। पे आउट पीरियड जो है इट विल बी आइदर 15, 20, 25 और 30 ईयर्स आफ्टर द मेच्योरिटी। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपका 3 साल से 60 साल तक यहाँ पे जो है पॉलिसी को बाई किया जा सकता है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं अमित जेंकरन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन क्या है? अपने के लिए अपनों के लिए। नेक्स्ट इज डॉक्टर KM Cherian who performed India's first coronary artery bypass surgery recently in January passed away, in which year he was honored with the Padma Shri award। तो KM Cherian जो हैं ये आपके डॉक्टर थे जिन्होंने इंडिया का पहला कॉर्नरी आर्टरी बाईपास इन्होंने परफॉर्म किया था और इस मेडिकल फील्ड के लिए इनको जो है 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2000 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा 2005 में हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, ये जो पर्सन है इन्होंने 1968 में 26 साल की उम्र में अपनी पहली जो है ओपन हार्ट सर्जरी इन्होंने परफॉर्म की थी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने परफॉर्म की थी। इसके बाद 1975 में इंडिया में पहली सक्सेसफुल कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी एंड सेकेंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी इन्होंने परफॉर्म की थी 1995 में। और इंडिया की पहली हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी एंड लेजर हार्ट सर्जरी भी इन्होंने की थी। इसी के साथ नोट करना है 1990 से 1993 के बीच में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था ऑनररी सर्जन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बात करें करेंटली कौन है आपका ऑनररी सर्जन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो इट इज लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। ठीक है, इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। ठीक है, now next our question here, recently in December ICICI Prudential Life Insurance Company has launched the ICICI PruVish, a critical illness and surgery insurance product for dash। तो ICICI Prudential Life Insurance Company ने लॉन्च किया है ICICI PruVish, इसे लॉन्च किया है स्पेसिफिकली आपकी विमेंस के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च फॉर और इट इज डिजाइन फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर दी विमेन। ओके, नाउ इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका, जो आपको ऑफर करता है अगर कोई इलनेस अगर आइडेंटिफाई होती है, डायग्नोस होती है, इन दैट केस दे विल ऑफर अ लंप सम पे आउट अपॉन द डायग्नोसिस ऑफ कवर्ड इलनेस। ओके, एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपके प्रीमियम्स हैं ये फिक्स रहेंगे 30 साल तक, अप टू द 30 ईयर्स इट विल रिमेन फिक्स्ड। एंड यहाँ पे अगर आपकी जो मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आती है, इन दैट केस 12 महीनों तक आप प्रीमियम जो है वो रोक सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली इन जैन रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म विच इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली RBI ने अप्रूवल दिया है कि वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की तरह ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर सकते हैं या उसकी तरह ऑपरेट कर सकते हैं? तो आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रेडेक्स। क्या नाम है इस कंपनी का? क्रेडेक्स। और ये 5th कंपनी बनी है जिसे RBI ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है। इससे पहले RXIL दैट इज रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, M1 एक्सचेंज, इनवॉइसमार्ट, C2FO को जो है लाइसेंस दिया जा चुका है। ठीक है, अब जो क्रेडेक्स कंपनी है ये ऑपरेट करेगी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अ डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। ये क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? हेल्प करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कि वो जो आपके इनवॉइस होते हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है, उसके बिहाफ पे फंडिंग ले सके। ठीक है, टू एक्सेस क्रेडिट बाय सेलिंग देयर रिसीवेबल्स टू फाइनेंसर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, कोई कंपनी जिसे आपका ऑपरेट करना है एज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल आपका जो है 25 करोड़ होना चाहिए सेटअप करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को। अगर कोई बिजनेस है उसको रजिस्टर करना है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, इन दैट केस उसका टर्नओवर जो है वो आपका 250 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है।
सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है कि जो सेलर है ये इसका ऑपरेशन आपका मतलब इसको स्टार्ट हुए या इसे ऑपरेशन करते हुए 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन अ ईयर टू पार्टिसिपेट। ओके, ये क्लियर है। अब इन दोनों पे भी सबका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू सेट अप अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, कितनी है? 25 करोड़। ठीक है, ये क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन जो स्टैटिक का आपका बन सकता है, बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू हैव अ टर्नओवर ऑफ रुपीज डैश करोड़ फॉर रजिस्टरिंग ऑन अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो कितना आपका यहाँ पे टर्नओवर होना चाहिए बिजनेस का? अभी हमने पढ़ा, इट इज 250 करोड़ एंड मोर। ओके, नाउ आप देखेंगे कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। इसे ऐसा समझिए, 3 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में एक डील साइन हुई कि आप मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बिजनेसमैन हैं, तो ए वाला आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बी वाला आपका जो है सेल करता है फर्दर उसको मार्केट में। ठीक है, तो बी वाले ने डील साइन की कि कितने की डील, जैसे मान लो 1000 रुपए की डील थी। ठीक है, 2 पर्सन है, 1000 रुपए की डील यहाँ पे साइन हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक बिल जनरेट कर दिया कि हाँ हाँ हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है और आप मेरे को पेमेंट कर दोगे ड्यू डेट पे। फाइन। अब ए को जो है अर्जेंटली ज़रूरत पड़ गई, इसने देखो इन दोनों के बीच में जो डील साइन हुई है उसके बेसिस पे जो पेमेंट डेट है वही उसी पे जो है आपका पेमेंट होएगा। ठीक है, अब ए को जो अर्जेंट ज़रूरत पड़ी है ये क्या करेगा, ये इस बेसिस पे मतलब जो इनकी अग्रीमेंट हुई है इस बेसिस पे तीसरे बंदे के पास जा रहा है कि आप देखो हम दोनों के बीच में डील साइन हुई है, आप क्या करना, बी वाले से पैसे ले लेना, अभी मेरे को आप पैसा दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका पर्सन सी है इसने क्या बोला, ठीक है मैं आपको इस बिल के बेसिस पे पैसा दे दूंगा बट मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा। तो इसने क्या बोला, 80% मैं आपको पैसा दे देता हूँ, तो आपका मैं अभी 800 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है मेरे को अभी ज़रूरत है, आप 800 रुपये दे दो। इसने ये मान गया कि मैं 800 रुपये में काम चलाऊंगा भी, आप मेरे को ये दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू डेट आई और जो बी वाला पर्सन था इसने पैसे दे दिए सी पर्सन को। ठीक है, पर इसने पैसे दिए यहाँ पे 1000 रुपये, 1000 रुपये की जो डील साइन हुई थी। अब जो बचा हुआ आपका 200 रुपये है, सी और ए के बीच में जो डील हुई है उसके हिसाब से 200 रुपये बचा है ना। तो अब यहाँ पे सी क्या करेगा कि कुछ अपने चार्जेस 4 to 5% जो भी इसके चार्जेस होंगे वो अपने चार्जेस काट लेगा और बाकी बचा हुआ पैसा दे देगा ए को। ये पूरा काम होता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सेलर, बायर और फाइनेंसर के टर्म में आपको समझ आएगा, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। नाउ अब इसके टर्म में बात करते हैं। पर्सन ए जो है वो सेलर है, जो आपका एमएसएम ही होगा हमेशा। ठीक है, बायर कोई कंपनी जिसके साथ सेलर की डील हुई है। ठीक है, इनवॉइस क्या हुआ, बिल जो इन दोनों के बीच में, अग्रीमेंट जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ है सेलर और बायर के बीच में। और फाइनेंसर क्या है, जो यहाँ पे पैसा देगा। ठीक है, अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जो सेलर है वो अपलोड करता है इनवॉइस को और बायर उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ हम दोनों के बीच में ये डील साइन हुई है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, फाइनेंसर गो थ्रू करेगा इनवॉइस को और उसके बेसिस पे बहुत सारे फाइनेंसर यहाँ पे जो है अपनी बिड लगाएंगे, मतलब वो बोलेंगे मैं 80% दूंगा, कोई बोलेगा मैं इतना अमाउंट दूंगा। तो अब यहाँ पे सेलर क्या करेगा, चेक करेगा और फाइनल करेगा कि कौन से वाले फाइनेंसर से पैसा लेना है। ठीक है, सेलर ने एक्सेप्ट किया बिड को और फाइनेंसर जो है ये डिस्पर्स करेगा फंड किसे, सेलर को, मतलब इसने फंड यहाँ पे ये आपका फंड देगा सेलर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, फाइनेंसर ने पैसा दे दिया सेलर को और इसे फंड रिसीव हो गए 24 आवर्स में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो बायर है, बायर का काम क्या है, ये आपका पैसा देगा किसे, फाइनेंसर को ड्यू डेट पे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, जैसे ये फुल पेमेंट जो है ये करेगा फाइनेंसर को, बट फाइनेंसर ने कुछ पेमेंट बचा के रखी है उसने, क्योंकि सेलर को पूरा अमाउंट नहीं दिया था। तो अब फाइनेंसर क्या करेगा, अपनी फीस जो है वो डिडक्ट करेगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो किसे देगा, आपका सेलर को। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट
ये प्रोवाइड करेगा सेलर को। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम करता है। Next up question है, which of the following fintech company has recently in January rolled out an e-rupee wallet in a collaboration with RBI and Yes Bank? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने recently in month of January मतलब ये पहली आपकी fintech कंपनी बनी है जिसने recently आपका रोल आउट किया है e-rupee वॉलेट को, किसके साथ मिलके? RBI और येस बैंक के साथ, और येस बैंक यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक है इनका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर मोबीक्विक। कौन सी कंपनी है? मोबीक्विक कंपनी है जिसने इस चीज को लॉन्च किया है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे ई वॉलेट, आपके ई वॉलेट के फीचर्स की, तो इसकी मदद से आप रियल टाइम पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी यूजर है वो रियल टाइम पेमेंट कर सकता है। क्यूआर और मोबाइल नंबर से पेमेंट्स की जा सकती हैं। ठीक है, साथ में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी 50,000 पर डे की है। ठीक है, कितनी है? 50,000 पर डे की। ठीक है, वहीं पे और अगर हम बात करें पर ट्रांजैक्शन क्या लिमिट है, तो पर ट्रांजैक्शन आपकी लिमिट हो जाती है 10,000 की। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन 10,000 भेज सकते हो और पूरे दिन में 50,000 की यहाँ पे लिमिट है। ठीक है, पर डे की। क्लियर है? अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। मोबीक्विक सिस्टम जिसका पूरा नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड। इसके कारण सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। क्लियर है? नाउ इसके साथ ही नोट करना है आपको, एक और न्यूज है कि जो क्रेड है आपका, ठीक है, क्रेड फिनटेक कंपनी है, इसे भी आरबीआई का अप्रूवल मिला है किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए सीबीडीसी को। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? मंथ ऑफ जनवरी इन्होंने लॉन्च किया था आपका बीटा वर्जन ई वॉलेट का। ठीक है, कौन सा वर्जन लॉन्च किया था? बीटा वर्जन, जो डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई एंड द येस बैंक। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द आईसीसी अवार्ड 2024 इन अ मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कैटेगरी? तो आईसीसी अवार्ड 2024 जो है इन मंथ ऑफ जनवरी आपके दिए गए थे। ये जो अवार्ड्स हैं आईसीसी इसको, इन अवार्ड्स को देता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस अवार्ड को देता है ऐसे आपके ऐसे प्लेयर्स जो ओवरऑल फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। टोटल 13 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है एंड इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2004 में इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जो है इस कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी। और ये आपके पहले इंडियन फास्ट बॉलर बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को 2 यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, पहला है आपका यहाँ पे है सर ग्राफिल्ड सोबर ट्रॉफी, इनको दी गई है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए। एंड दूसरा आपका इनका अवार्ड है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। ओके, दोनों ही चीज़ों के लिए इनको यह ट्रॉफी दी गई है। देन नेक्स्ट है स्मृति मधाना, इनको भी विमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा गया है। इसके अलावा तीसरे आपके प्लेयर हैं अर्शदीप सिंह, जिन्हें आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स में जो आपकी न्यूजीलैंड की, ठीक है, न्यूजीलैंड की प्लेयर है जिनका नाम है अमिला केर, इनको आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का दिया गया है। इसके अलावा इन्हें आईसीसी विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये दिया गया है अफगानिस्तान के अजमतुल्ला ओमारजाई को। देन नेक्स्ट है आईसीसी एमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है श्रीलंका के कैमिंडो मेंडिस को। देन आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है आपके साउथ अफ्रीका की एंड्री ड्रेक्सन को। नेक्स्ट आपका अवार्ड आ जाता है आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, ये दिया गया है नाम्बिया के गरहार्ड एरास्मस को। देन आईसीसी विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया है इंडिया की ईशा ओझा को। एंड डेविड शेफर ट्रॉफी दी गई है फॉर द आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2024 के लिए, किसको?
आपके इंग्लैंड के रिचार्ड इलिंगवर्थ को। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आपका अवार्ड है आईसीसी मेंस टीम ऑफ द ईयर 2024 के। तो इसमें 11 प्लेयर आपके हैं, जिसमें से आपके एक यशस्वी जायसवाल है इंडिया से। देन नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा, ये सारे इंडिया से हैं। बाकी आपके बेन डकेट, केन विलियमसन, जॉय रूट, हैरी ब्रूक, कैमेंडू मेंडेस, इन सबको यहाँ पे इन सबको यहाँ पे इस कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, ये भी आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर। इसमें आपके इंडिया के ओपनर में रोहित शर्मा को रखा गया है। देन नेक्स्ट आपका जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईसीसी विमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर। इसमें इंडिया की स्मृति मंधाना, ठीक है, इनको एज अ ओपनर यहाँ पे रखा गया है। एंड देन दीप्ति शर्मा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है आईसीसी विमेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर। इसमें आपके अगेन इंडिया की स्मृति मंधाना है एंड ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा को भी यहाँ पे रखा गया है। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसके चेयरमैन है जय शाह और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका दुबई यूएई में एंड इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी। ओके, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इन इंडिया हैव बीन रिसेंटली इन जैन अकॉर्डेड विद द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपका दिया जाता है डेनमार्क की एक एनजीओ है उसके द्वारा, FEE नाम से ये एनजीओ है, जिसने जनवरी के मंथ में जो केरला के 2 बीचेस हैं, एक तो चाल है और दूसरा आपका है कपाट, ये दोनों बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन अवार्ड्स, इन सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड करती है एंड इसकी शुरुआत की गई थी आपकी इस प्रोग्राम की, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की 1985 में इन फ्रांस। और इसका मेन एम क्या था कि प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ कोस्टल एंड अ इनलैंड एरियाज। ओके, अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपको ग्रांट किया जाता है टू द बीचेस, मरीन्स, बोटिंग ऑपरेटर्स को दिया जाता है जब ये 33 क्राइटेरिया जो है फॉलो करते हैं इस फाउंडेशन का। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड, ये आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्लियर है। अगर अब बात करें हम इंडिया के कितने बीचेस जो हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो टोटल अभी तक 13 जो बीचेस हैं उनको दिया गया है। जैसे आपका यहाँ पे आ जाता है शिवरा बीच जो आपका गुजरात का है, 2020 में इसे यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया था। देन गोल्डन बीच फ्रॉम उड़ीसा, देन घोगला बीच फ्रॉम दीव, दमन एंड दीव, देन आपका कसारकोड बीच फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, देन पदुबिडरी बीच फ्रॉम कर्नाटका अगेन, देन नेक्स्ट आता है ऋषिकोंडा बीच फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फिर आपका है राधानगर बीच फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वोलमम बीच फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, एडन बीच पुंडुचेरी, देन मिनिकोई टुंडी बीच फ्रॉम लक्षद्वीप एंड कदमत बीच फ्रॉम लक्षद्वीप अगेन। और नेक्स्ट आपके जो 2 रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इनको दिया गया है, कपट बीच फ्रॉम केरला एंड चाल बीच फ्रॉम केरला। ओके, नाउ एक चीज जो नोट करने वाली है, इंडिया जो है ये 4th कंट्री है एशिया का जिससे जो है यहाँ पे ब्लू फ्लैग बीचेस, जिसके मतलब जिनके बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, इंडिया के अलावा और कौन से आपके कंट्रीज हैं, तो साउथ कोरिया, जापान और यूएई आपके फर्स्ट 3 पोजीशन पे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन दिसंबर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान्ड to invest rupees 4,000 crore in the next 5 years for the development of a national maritime heritage complex at Dash। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, इनका प्लान है ये इन्वेस्ट करेंगे 4,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 years के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो आपका बनाया जाएगा कहाँ पे, गुजरात के लोथाल में। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन एम है हमें लोथाल को प्रमोट करना है एज अ होम टू दी वर्ल्ड्स
फर्स्ट मैन मेड डॉक, और ये इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारा रहेगा, ठीक है। एज अ इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमें इसे प्रमोट करना है। साथ में ही क्या बोला गया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट NMHC प्रोजेक्ट, इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने कोलैबोरेट किया है 12 कंट्रीज के एक्सपर्ट के साथ, जिसमें आपका यूके के एक्सपर्ट, इटली, ग्रीस, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, इन ऐसी कंट्रीज के एक्सपर्ट शामिल हैं। फाइन। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, नोडल एजेंसी कौन सी होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने डेजिग्नेट किया है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन को एज अ नोडल एजेंसी। ये इसका जो भी आपका काम होगा ओवरऑल वो इसको ओवरसी करेंगे, मॉनिटर करेंगे। एंड अगर बात करें एग्जीक्यूटिव एजेंसी की, तो ये आपकी रहेगी इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, name the Indian organization that has signed an MOU with the Emirate Polar Mission Steering Committee during the 15th India UAE Joint Commission meeting जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, to strengthen collaboration in a polar and ocean research between both the countries। तो in month of December आपका जो इंडियन मतलब इनमें से एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिसने MOU साइन किया है UAE की एमिरेट पोलर मिशन स्टीयरिंग कमेटी के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए किया गया है, ताकि हम कोलैबोरेशन मजबूत कर पाएँ, स्ट्रेंथन कर पाएँ पोलर एंड ओशियन रिसर्च में बिटवीन इंडिया एंड UAE। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। और इस मीटिंग को जॉइंटली चेयर किया था इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी एंड जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है UAE के शेख अब्दुल बिन जयाद अल नहाय जी ने। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे 4th इंडिया UAE स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी आपका हुआ था, 12 दिसंबर को ये हुआ था। और अगेन इस मीटिंग में भी आपके इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था एस जयशंकर जी के द्वारा, और जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं आपके UAE के शेख अब्दुल बिन जायद अल नहाय, ये UAE की तरफ से इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया था कि हम कैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और एक्सपैंड कर सकते हैं इन द एरियाज, जैसे आपका डिफेंस हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर एनर्जी, पोलर रिसर्च, इन सब में। क्लियर है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। UAE के करंट प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नहाय। प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। करेंसीज की है दिरहम और कैपिटल है अबू धाबी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है कि जो 76th एडिशन था रिपब्लिक डे का, इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 26 जनवरी के ओकेजन पे चीफ गेस्ट आपके कौन थे, प्रबावो, इनका नाम है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, ये हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के। देन इस ओकेजन पे, रिपब्लिक डे के ओकेजन पे 942 पर्सन्स जो हैं फ्रॉम द पुलिस, फायर, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस एंड करेक्शनल सर्विसेज, इनको जो है गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सिन्हा तो डांस, जो आपका हिमाचल का फोक डांस है, ठीक है, हाथी कम्युनिटी का जो आपका फोक डांस है, इसको शोकेस किया गया था रिपब्लिक डे में फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस चीज को पहली बार शोकेस किया गया था रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल आर करेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे नोट करना है, अभी हमने बात की कि गैलेंट्री मेडल्स जो हैं, गैलेंट्री एंड सर्विसेज मेडल यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। तो इनमें से 95 जो हैं गैलेंट्री मेडल्स थे, प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस आपके 101 थे, एंड 746 जो है ये आपके अवार्ड थे मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस के। ठीक है, आप रिपब्लिक डे की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। क्योंकि 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इफेक्ट में लाया गया था, और तभी से 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो है इसके रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 26 जनवरी को जो फ्लैग है वो अनफ्लेयर किया जाता है या वो होस्ट किया जाता है, और दोनों में से या तो अनफ्लेयर किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, और होस्ट करते हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कौन उसे होस्ट करता है या अनफ्लेयर करता है। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन क्या है कि दोनों में से कौन सी चीज होती है और करता कौन है। ठीक है, ये चीज परफॉर्म
कौन करता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं 26 जनवरी के। तो 3 गवर्नमेंटल स्कूल बैंड्स जो हैं इन्होंने परफॉर्म किया था 76 रिपब्लिक डे परेड में, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है। और ये जो 3 गवर्नमेंट स्कूल बैंड्स थे ये सेलेक्ट किए गए थे आपके नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन से, जिसमें 16 बैंड्स ने जो है compete किया था। एंड ड्यूरिंग दी 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो संजय सेठ हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इनके द्वारा जो नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन है इसके जो विनर्स थे उनको अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 26 जनवरी की परेड थी इसमें 31 जो झांकियां हैं, ठीक है, टैब्ल्यूएक्स जो है, टैब्ल्यूएक्स मतलब झांकियां जो दिखाई जाती हैं, राइट। तो 31 टैब्ल्यूएक्स जो है 16 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से और 10 मिलिट्रीज एंड डिपार्टमेंट से दिखाई गई थी यहाँ पे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई सर्विसेज टैब्ल्यू जो है उसको फीचर किया गया था रिपब्लिक डे परेड में। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अप्रूव किया था जीवन रक्षा पदक सर्विसेज सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2024 फॉर 49 इंडिविजुअल्स, जिसमें से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें से उत्तम जीवन रक्षा पदक थे 9 एंड जीवन रक्षा पदक आपके थे 23। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट हैं इन्होंने 58 मेंशन इन डिस्पैचेस अवार्ड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो है उनको अप्रूव किया है, जिसमें से 4 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांति अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, 55 अवार्ड तो आपके इंडियन नेवी के ऑपरेशंस को दिए गए हैं, जैसा 14 दिए गए हैं ऑपरेशन रक्षक को, 8 हैं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को, देन 6 ऑपरेशन हिफाजत को। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके 55 अवार्ड्स दिए गए हैं। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 अवार्ड्स दिए गए हैं ऑपरेशनल संकल्प के लिए। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प के लिए। ओके, इसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट है इन्होंने अप्रूव किए थे प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल एंड तटरक्षक मेडल फॉर 8 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सन। ठीक है, तो इनके लिए ये अवार्ड भी इन्होंने अप्रूव किए थे। पहला आपका है प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, ये दिया गया है एडीजी अनिल कुमार हरबोला जी को एंड आईजी उमेश कुमार शर्मा को। दूसरा आता है गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, वो था डिस्टिंग्विश सर्विसेज का पहला वाला। दूसरा है गैलेंट्री के लिए कमांडर अंशुमन रौथरी। देन नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट कमांडर मनीष सिंह एंड समीर राजन, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए तटरक्षक मेडल है ये दिया गया है आईजी ज्योतिंद्रा सिंह को, डीआईजी अतुल जोशी एंड षणमुगम जो शंकर हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च द स्विच EI V12 इंडियाज फर्स्ट लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस। ठीक है, तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनके द्वारा स्विच EI V12 जो है इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया की जो पहली लो फ्लोर ई बस है, इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक सिटी बस है ये। इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिनके यूनियन मिनिस्टर हमारे कौन है, नितिन गडकरी जी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें इस बस की, तो इसे डेवलप किया है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने, जो आपका पार्ट है हिंदुजा ग्रुप एंड अशोक लेलैंड। बेसिकली इनकी पार्टनरशिप से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने इसे डेवलप किया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपकी जो बैटरी है ये है अप टू 400 किलोवाट आवर इसकी कैपेसिटी है। एंड साथ में ही यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात की जाए पैसेंजर की, तो ये अप टू 39 पैसेंजर्स इसमें आ सकते हैं इजीली। साथ में ही फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है व्हील चेयर रैम्प की, क्लोज सर्किट टेलीविजन दैट इज मतलब CCTV कैमराज यहाँ पे आपके जो हैं वो लगाए गए हैं, रियल टाइम व्हीकल मॉनिटरिंग यहाँ पे होएगी। तो ये सारे फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। साथ में ही स्विच E1 जो लो फ्लोर इलेक्ट्रिक सिटी बस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूरोपियन मार्केट में, स्पेन में इसको जो है वर्चुअली लॉन्च किया गया है। फाइन, स्विच मोबिलिटी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रिक सिटी बस मार्केट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ग्रो करेगा एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 21% बाय दी 2030। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था विद EV पेनिट्रेशन ऑफ 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $35 मिलियन लोन टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन दी मेघालय। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा अप्रूव किया गया है $35 मिलियन का लोन, कौन से स्टेट के लिए, मेघालय के लिए। ठीक है, मेघालय इन अमाउंट से क्या करेगा, ये जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा।
ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज योर वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये लोन अप्रूव किया ये लोन दिया जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा, जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। एंड इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो लोन है इसकी फाइनल मैच्योरिटी जो है वो आपकी 15 साल की है और 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो अप्रूवल दिया गया है इस लोन का, ये दिया गया है मेघालय के प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर अडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेसिलेंस, जिसका पूरा नाम क्या हो गया, एम्पावर। ओके, इस प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रूवल दिया गया है और टोटल इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी 45 मिलियन यूएस डॉलर की है, जिसमें से 35 वर्ल्ड बैंक दे रहा है और रेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय पांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में, स्टैब्लिश किया गया था इसे 1944 में। साथ में ही नोट करना है ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ इसका एम है कि जो ड्रॉप आउट रेट है आपके मेघालय का उसे कम किया जाए, उसे रिड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि मेघालय आपका ऐसा स्टेट है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट है जहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे बात करें अपर प्राइमरी लेवल की तो 11% यहाँ पे ड्रॉप आउट हमें देखने को मिलता है और सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे हमें जो है 22% का ड्रॉप आउट देखने को मिलता है स्टूडेंट का। ओके, और इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है कि हम बेटर एम्पावर करें 5 लाख अडोलेसेंट को टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क बाय लोअरिंग द ड्रॉप आउट्स। ठीक है, तो एक एम ये भी है कि हम ड्रॉप आउट्स को कम करें, इम्प्रूव करें लर्निंग आउटकम्स को और असिस्टेंट प्रोवाइड करें फॉर एक्सेसिंग जॉब्स एंड स्टार्टिंग बिजनेस। क्लियर है? Now next our question है, which company has partnered with NCERT to launch YouTube channels in her 29 Indian languages to ensure access to quality digital education across India? तो आंसर आपका हो जाएगा that is recently Google ने जो है पार्टनरशिप की है आपकी NCERT के साथ और इस पार्टनरशिप के तहत फ्री एजुकेशन कंटेंट YouTube पे प्रोवाइड किया जाएगा 1st से 12th क्लास के बच्चों को। ओके, ये क्लियर हुआ। साथ में ही यहाँ पे 29 इंडियन लैंग्वेजेस में साइन लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है। नाउ नेक्स्ट है, गूगल ने रिसेंटली आपके नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग के साथ मिलके, मतलब यहाँ पे इनके साथ पार्टनरशिप की है और ये इस पार्टनरशिप में ऑफर करेंगे कोर्सेज, 50 क्रेडेंशियल कोर्सेज को ये यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे। एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये आपके कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे आपका हो गया प्योर साइंसेस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सेट्रा। फाइन, एंड यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इस कोर्सेज को करके, ठीक है, इस कोर्सेज को कंप्लीट करके आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे ले सकते हो, सर्टिफिकेट्स ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज हैं और जो आपके सर्टिफिकेशन है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ये आपको NPTEL स्वयं पोर्टल के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं आप और IIT से आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। Now next question है, which northeastern state has signed an MOU with a Digital India Bhashini division of a Ministry of Electronics and Information Technology for a multilingual governance? तो recently जो त्रिपुरा की गवर्नमेंट है इन्होंने एक MOU साइन किया है आपका किसके साथ, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ, और ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या है होगा आपका, इट इज योर त्रिपुरा। एंड ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था अगरतला त्रिपुरा में। अगरतला जो है कैपिटल है त्रिपुरा की, यहाँ पे एक आपका जो है वर्कशॉप हुआ था, स्टेट लेवल वर्कशॉप, जिसका नाम था भाषिणी राज्यम। ठीक है, क्या नाम था इसका, भाषिणी राज्यम। और इस वर्कशॉप के दौरान ये अग्रीमेंट को साइन किया गया था। ठीक है, अब त्रिपुरा जो है ऐसा करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है। ठीक है, एज वेल एज द 8th इंडियन स्टेट टू साइन MOU विद अ भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, या भाषिणी जिसे आप कह सकते हो, जिसकी शुरुआत आपकी जुलाई 2022 में की गई थी। इसको लॉन्च किया गया था भाषिणी इनिशिएटिव को 2022 में एंड इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत हमने लॉन्च किया था, इंडिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, भाषिणी का काम क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का कुछ आपका इनिशिएटिव है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपकी स्कीम है, वो सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो ताकि जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना आए समझने में।
ठीक है, तो ये इस एम के साथ, इस मोटिव के साथ लॉन्च किया गया था। नाउ डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन की बात करें तो करंट सीईओ इसके हैं अमिताभ नाग, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। ठीक है, now next is in December 2024, the Food and Agriculture Organization has released a report titled The Global Status of Salt Affected Soils during the International Soil and वाटर फोरम 2024 जो आपका बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। तो इस इवेंट के दौरान ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई थी FAO की। एंड इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड नियरली डैश हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया वाज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी। तो इनमें से आपका कितने हेक्टेयर की जो सॉइल है, कितने हेक्टेयर का जो लैंड है वो आपका अफेक्टेड है सैलिनिटी से। तो आंसर हियर इज 1.4 बिलियन हेक्टेयर, जो आपका 10.7% के आसपास एरिया है हमारे वर्ल्ड का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लगभग वर्ल्ड का 70% सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल आपके कौन कौन से कंट्रीज में है, तो इट इज़ अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, USA, ईरान, सूडान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज मिलकर 70% सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है वो दर्शाती है। मतलब 70% का अफेक्टेड सॉइल इन कंट्रीज में आपका अभी इंक्लूडेड एरिया कवर्ड है। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल आपकी सबसे ज़्यादा कौन से कंट्रीज में पाई जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में है सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय अर्जेंटीना एंड कजाकिस्तान। वहीं पे कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड सॉलिडिसिटी ये आपकी हैं ओमान, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन। फाइन, टॉप 3 कंट्रीज को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का कितना आपका लैंड जो है अफेक्टेड है, इट इज 6.72 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारा अफेक्टेड है। इसमें से भी 2.95 मिलियन हेक्टेयर जो है इट इज अफेक्टेड बाय दी सेलिन सॉइल, वेयरएज 3.77 मिलियन हेक्टेयर अफेक्टेड है बाय दी सोडिक सॉइल्स। फाइन, नाउ अब यहाँ पे ऐसे स्टेट जो 75% सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को दर्शाते हैं, तो ये आपकी कवर करती है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। इवन हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी 20% आपका अफेक्टेड है बाय दी सॉल्ट एंड सॉलिडिसिटी, और सबसे ज़्यादा एरिया इसका आपका मौजूद है जैसलमेर राजस्थान में एंड इन द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात एंड गैंगेस बेसिन। ओके, नाउ FAO की बात करें, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके कारण DG आपके हैं क्यूडोंगयो, हेडक्वार्टर लोकेटेड है रोम इटली में, स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रिसेंटली गेन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC का रिकॉग्निशन इनमें से कौन सी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मिला है, किस चीज के लिए, टू ऑफर एकेडमिक कोर्सेज इन अ फिजिकल एजुकेशन एंड अ स्पोर्ट्स साइंसेस। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो आपकी राजगीर बिहार में लोकेटेड है। इस यूनिवर्सिटी को UGC का रिकॉग्निशन दिया गया है और इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2023 में, मतलब 2023 में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया था बिहार के CM द्वारा, नीतीश कुमार जी द्वारा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे ये इस यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक सेक्शन है ये आपका 2025-2026 सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम इंक्लूड किए गए हैं, जैसे डिप्लोमास और PG डिप्लोमास यहाँ पे दिया जाएगा स्पोर्ट्स कोचिंग में, देन डिप्लोमास एंड PG डिप्लोमास यहाँ पे योगा में दिया जाएगा, फिर 4 साल की बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे सेट किया गया है। इवन यहाँ पे UGC ने यहाँ पे क्या बोला है इनको, इस यूनिवर्सिटी को, कि आपको ओम्सवन पर्सन जो है वो यहाँ पे अपॉइंट करना होगा विद इन 2 मंथ, जो बेसिकली जो भी कंप्लेंट्स आपकी की जाएंगी मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है ओम्सवर्ड पर्सन जो है उसे अपॉइंट करना होगा, इट इज मस्ट। ओके, नाउ UGC की अगर बात करें तो UGC के चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर मामीदला जगदेश कुमार, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1953 में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे राजगीर बिहार की बात हुई है तो आप नोट कर लीजिए 2024 का जो विमेंस एशियन कप ट्रॉफी आपका हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, राजगीर बिहार में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज मेंटेन्ड इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमी एट -% फॉर बोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड फाइनेंशियल ईयर 2027। तो रिसेंटली IMF ने जो है अपनी रिपोर्ट में रिलीज किया है कि इन्होंने मेंटेन किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए GDP ग्रोथ या इकोनॉमी ग्रोथ ये कितना है आपका, इट इज 6.5%। कितना मेंटेन करेंगे, 6.5% मेंटेन करेंगे, ठीक है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है। नाउ इंडिया की GDP ग्रोथ जो है ये आपकी इन्होंने बोला है स्लो डाउन है, मतलब पहले से कम हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था 6.7% का, अब ये रिड्यूस होके Q2 ऑफ फाइनेंशियल 2025 के लिए कितना मेंशन किया है इन्होंने, 5.4% यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट की अगर बात करें तो ये भी इन्होंने मेंशन की थी कि 3.3% ये रहेगी फाइनेंशियल फॉर 2025 एंड 2026। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए IMF की, तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC में और 1944 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next आपको क्वेश्चन है, the RBI has recently released the list of a non-banking finance companies, that is NBFCs, in a upper layer segment under the scale-based regulation for NBFCs for the financial year 2025. The updated list comprises of a dash companies. तो recently RBI ने ऐसी NBFCs जो upper layer में आती हैं उनकी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 15 कंपनीज का नाम मेंशन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 15 कंपनीज इसमें है। कौन कौन सी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे जो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है वो इस लिस्ट में आपकी जो है इंक्लूड की गई है और ये ऐसी आपकी गोल्ड लोन NBFC है जिसको 3 साल से लगातार जो अपर लेयर है उसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा एक आपकी कंपनी है पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसको इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो लिस्ट जारी की गई है उससे एलिमिनेट कर दिया गया है, उससे रिमूव कर दिया गया है। ओके, अब कौन कौन सी कंपनीज हैं, पहली है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, देन बजाज फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, देन इवन टाटा सन्स का यहाँ पे है, इन्होंने बोला कि हमें NBFC में आप जो है मत रखो, स्टिल RBI ने इनको रखा हुआ है इसमें। देन नेक्स्ट आती है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो डिपॉजिट टेकिंग NBFC है आपकी। देन आदित्य बिरला फाइनेंस, ये आपकी NBFC है नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली। टाटा कैपिटल इसमें है, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, देन आपका समान कैपिटल लिमिटेड और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो इस लिस्ट में बनी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2023 से टिल फाइनेंशियल ईयर 2025। ओके, देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी इसमें शामिल की गई है। फाइन, नाउ अब यहाँ पे बात की जा रही है अपर लेयर की। NBFC जो है अगर इनकी बात करें तो 4 लेयर में इनको डिवाइड किया जाता है। पहली होती है बेस लेयर, ऐसी NBFC जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs होती हैं और इनका जो असेट साइज है वो आपका बिलो 1000 करोड़ होता है, ठीक है। इसमें पेमेंट एग्रीगेटर जैसी आपकी NBFCs आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल लेयर जिसमें आपका NBFC जो नॉन डिपॉजिट वाली है और डिपॉजिट वाली दोनों ही आ जाती हैं और इसका असेट साइज आपका है इक्वल टू 1000 करोड़ और अब, ठीक है, ये इसका एसेट साइज है। देन अभी हमने बात की अपर लेयर लिस्ट की, तो NBFC अपर लेयर लिस्ट जो है RBI ने जारी की है, जो भी हमने 15 कंपनीज अभी पढ़ी वो आपकी इस लिस्ट में आती हैं, ठीक है। ये ऐसी NBFCs होती हैं जिनको RBI ने आइडेंटिफाई किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी। RBI द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है और ऐसी NBFC, या आप बोलो कि अपर लेयर में कौन सी NBFCs आती हैं, ऐसी NBFCs जो 5 साल तक RBI की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हैं उनको इस लिस्ट में डाला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आती है टॉप लेयर NBFC। इस अभी तो ये लेयर खाली है आपकी, इसमें कोई भी NBFC को नहीं रखा गया है। ऐसी NBFCs इसमें आएंगी जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट जारी की थी, है ना, की जाती है। तो ऐसे बैंक्स होते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो आपके अगर डूब जाएं तो इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी डूब जाएगी ऐसा समझो। तो ऐसे ही NBFCs इसमें आएंगी जिनके डूबने से फर्क पड़ेगा हमारे जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर। ओके, ये क्लियर हुआ।
नाउ अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन से आपके जो है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जो है लास्ट ईयर जारी की गई थी, उसमें कौन कौन से बैंक्स आपके थे। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनबीएफसी की। क्या एनबीएफसी बैंक की तरह ही काम करता है? तो आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि बैंक के पास क्या क्या फैसिलिटी होती हैं वो आपका जो है सेविंग, मतलब अगर आप उधर बैंक में जाओगे, आपका अकाउंट है तो आप आसानी से पैसे ले सकते हो, पैसे जमा करा सकते हो, तो ये फैसिलिटी एनबीएफसी में नहीं है। ठीक है, ये आपको सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, करंट अकाउंट की नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो एफडी की यहाँ पे फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, जो मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्या है कि 5 साल के लिए आपको एफडी की फैसिलिटी दे सकते हैं। बट अकाउंट के अगर हम बात करें तो उससे पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, या आप बोलो कि विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये दिक्कत है। दूसरी क्या है कि यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं बन सकता है, ये हमें चेक्स इशू नहीं कर सकता। ठीक है, साथ में ही जैसे बैंक वालों को या बैंक्स को जो है जो डीआईसीजीसी है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है ये इंश्योरेंस डिपॉजिट बैंक्स को प्रोवाइड करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इनकेस बैंक डूब जाता है तो ये जो है कस्टमर्स को पैसा देता है, तो ये वाली फैसिलिटी आपकी एनबीएफसी में नहीं होती। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है ये आपकी नहीं है यहाँ पे, जो बैंक्स में अवेलेबल होती है। तो ये आपका कुछ डिफरेंस है एनबीएफसी और आपके बैंक में। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर कोई कंपनी एनबीएफसी बनना चाहती है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि इनको रजिस्टर करना होगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ये क्लियर है। और बाकी जो आपके एनबीएफसी के टाइप हैं उस पे उनके बेसिस पे आपका जो अमाउंट है या जो एनओएफ है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज AICTE हैज अनाउंस्ड 2025 एज द डैश ईयर टू शेप इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिसेंटली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 2025 को अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, तो साथ में रिवीजन भी हो रहा है आपका। नाउ अब यहाँ पे नोट क्या करना है कि जो इनिशिएटिव है इन्होंने AICTE ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो इनिशिएटिव है इसको अडॉप्ट किया जाएगा जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है आपके AICTE से, इम्पैक्टिंग ओवर 14,000 कॉलेजेस एंड 40 मिलियन स्टूडेंट नेशन वाइड। ठीक है, अब जो यहाँ के चेयरमैन है आपके TG सीतारमन, इन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से कि वो 5 मेजर्स अडॉप्ट करें अफर्म करने के लिए इंडिया की लीडरशिप इन AI। कौन कौन से मेजर्स हैं? पहला है कि आप प्लेज लीजिए टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू द इनोवेशन, एथिक्स एंड एजुकेशन। दूसरा यहाँ पे बोला है कि आप लॉन्च करिए AI अवेयरनेस कैंपेन्स। तीसरा कि आपके जो भी अकेडमी का सर्कुलर है, मतलब जो भी आपकी पढ़ाई होती है उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक भी ऐड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप वर्कशॉप एंड सर्टिफिकेशन कंडक्ट कीजिए आपके फैकल्टी मेंबर्स के लिए, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज लें और फिर आगे बच्चों को भी वो चीज़ आपकी जो है ट्रांसफ़र करें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बोला गया है कि AI ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ आप कोलैबोरेट कीजिए और स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट ये सब चीज़ें आप जो है बच्चों को मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड कीजिए। और ये कैसे होएगा, कोलैबोरेशन करके ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, नाउ इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे जो मेंशन की हुई है दैट इज कि AICTE जो है ये ऑर्गेनाइज करेगा वर्कशॉप और सर्टिफिकेशंस अपस्किल्स टू अपस्किल फैकल्टी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया था कि स्टूडेंट जो है इनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने के लिए थ्रू द इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट एंड मेंटोरशिप थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ देयर कॉलेजेस विद द ग्लोबल कंपनीज जैसे एडोब, सिस्को हो गई, IBM आपकी हो गई। ठीक है, तो इनके साथ कोलैबोरेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन रहेंगे इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद अवार्ड एज अ मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल एक्सीलेंस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की थी।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 इसरो हैज लॉन्च प्रोबा 3 मिशन फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड Satish Dhawan Space Center from the Sriharikota, Andhra Pradesh, using PSLV XL. The Proba 3 mission is initiative of which space agency? तो इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिनका ये इनिशिएटिव है और इसे लॉन्च किया है इसरो ने? तो आंसर हेयर इज इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी. आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी. और ये जो आपका मिशन है इसका एम क्या है कि जो आपकी सन की जो आउटर लेयर होती है, कोरोना, यहाँ पे जो है आप अच्छे से इसे समझ पाओगे, जो आउटर लेयर है आपकी सन की, उसकी स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है. क्लियर है? नाउ इसे जो है लॉन्च किया गया था PSLV C59 रॉकेट में. और अगर हम बात करें इसके प्रीवियस मिशंस की, जैसे प्रोबा 1 मिशन जो था इसे 2001 में लॉन्च किया गया था. देन जो आपका प्रोबा 2 मिशन था इसे 2009 में लाया गया था. और इसमें प्रोबा 1 की सक्सेसफुल मिशन होने के बाद 2009 में प्रोबा 2 को लॉन्च किया गया था विद 7 न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड योर 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. तो ये सब इसके साथ आपके लॉन्च किए गए थे. फाइन. नाउ प्रोबा 3 मिशन की बात करें तो इसके साथ 2 सैटेलाइट यहाँ पे आपके जो है भेजे गए थे, कोरोनाग्राफ एंड दूसरा आपका था अकल्टर. फाइन. अब प्रोबा के यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख लो. प्रोबा का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 19th G20 समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील. तो आपका रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर 18 से 19 नवंबर को G20 समिट आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो में. उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें आपका करेक्ट है. पहला है, द थीम ऑफ द समिट वॉज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ड्यूरिंग द समिट लीडर्स ऑफ G20 अडॉप्टेड दी G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन, जिसमें 3 आपके की प्रायोरिटीज थे, जैसे सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन एंड द रिफॉर्म ऑफ अ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे आपका G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था. नेक्स्ट है, जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, इन्होंने लॉन्च किया था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट द हंगर पॉवर्टी. नेक्स्ट पॉइंट इज, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू द सिरिल रामाफोसा, जो प्रेसिडेंट है आपके साउथ अफ्रीका के. लास्ट पॉइंट है, ऑल आर करेक्ट. तो आंसर है ऑप्शन नंबर ई. सारे ही आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट. फाइन. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ब्राजील की. इसकी कैपिटल है ब्रासिला. प्रेसिडेंट हमने पढ़े अभी लुइस इनासियो एंड करेंसी क्या है, ब्राजीलियन रियल. नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके G20 समिट से रिलेटेड है, जैसे आपका समिट जो है 18 से 19 नवंबर को हुआ था. G20 कंट्रीज कौन सी हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है, ये सारा मेंशन किया हुआ है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं. वेन्यू क्या था आपका G20 समिट का, 19th एडिशन का रियो डी जेनेरियो था, ब्राजील इसका होस्ट था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील ने जो है लॉन्च किया है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी. इसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इसका की टारगेट है कि हमें हंगर और पॉवर्टी को हटाना है 2030 तक, एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड टू कंट्रीब्यूट टू अ फॉस्टर ग्लोबल पार्टनरशिप अवार्ड टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा एम है कि हम जो है लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं इनको कैश ट्रांसफर प्रोग्राम के माध्यम से 500 मिलियन पीपल की यहाँ पे हेल्प करें. ठीक है, जो बेसिकली आपके सफ़र कर रहे हैं हंगर एंड पॉवर्टी से, और ये काम हमें करना है 2030 तक. तो ये टारगेट रखा हुआ है. दूसरा आपका यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि इस ग्लोबल अलायंस का एम क्या है कि हमें एक्सपैंड करना है हाई क्वालिटी स्कूल मील्स into an additional 150 million children in a country जहाँ पे हाई चाइल्ड हंगर रेट आपके अभी है. ठीक है, जहाँ पे हंगर प्रॉब्लम, बेसिकली चाइल्ड हंगर प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे ये बात कर रहे हैं हाई क्वालिटी स्कूल मील्स की, कि हमें हाई क्वालिटी स्कूल मील्स प्रोवाइड करना है 150 मिलियन चिल्ड्रंस को. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि ऑन अ साइडलाइन ऑफ G20 समिट इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने अग्री किया है कि ये यूज करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड AI फॉर देयर गवर्नेंस. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है. इन तीनों ट्रोइका, जो बेसिकली 3 कंट्री है, इनके लिए ट्रोइका नाम यहाँ पे यूज़ किया है कि ट्रोइका ने ये अग्री किया है कि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI गवर्नेंस
यहाँ पे AI यूज करेंगे अपने गवर्नेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था G20 सेशन को ऑन अ सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। इसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया ने 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स में जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी से बहुत सारे लोगों को निकाला है। बेसिकली इन्होंने 250 मिलियन पीपल को अपलिफ्ट किया है फ्रॉम द पॉवर्टी। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन की थी। साथ में ही इन्होंने जो हमारी फ्री राशन जो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में मेंशन किया था कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू ओवर 800 मिलियन पीपल्स इन आवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, एंड जो पीएम मोदी हैं, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, अनवील किया है इटली इंडिया जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 का, ठीक है, जिसके तहत इंडिया और इटली जो है कोलैबोरेट करेंगे डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस जैसे सेक्टर्स में। क्लियर है। नेक्स्ट है जो आपका 20th एडिशन होगा, जो नेक्स्ट एडिशन होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगी। अभी हमने पढ़ा कि G20 की प्रेसिडेंसी जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के जो हेड हैं उनको ट्रांसफर की है, उनको दी है, हैंड ओवर की है, ठीक है। तो सेकेंड जो आपका 20th एडिशन जो होगा वो 2022-2023 को होगा, नवंबर 2025 में, ठीक है। कहाँ पे होगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। होस्ट कंट्री हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका है। इसकी कैपिटल देख लेते हैं, इसकी 3 कैपिटल हैं आपका प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन एंड केप टाउन। और करेंसी क्या है साउथ अफ्रीका की, इट इज साउथ अफ्रीकन रैंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बिकम अ सिग्नेटरी टू अ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, दैट इज PCAF। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली साइन किया है आपका पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स को? इट वाज डन बाय द PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने ये साइन किया है। एंड विद दिस जो PNB है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा फॉर मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस विच आर लिंक्ड टू देयर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। एंड रिसेंटली PNB ने डिस्क्लोज किया है इनका फाइनेंस एमिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट यूजिंग द PCAF स्टैंडर्ड। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। PNB के करंट MD and CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। एंड इट्स टैगलाइन इज द नेम यू कैन बैंक अपॉन। एंड ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1894 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज कि पहला कौन सा बैंक बना था जिसने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स जो है दैट इज PCA फ्रेमवर्क जो है वो साइन किया था। तो इट वॉज योर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज कोलैबोरेटेड विद इंडिया फॉर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ कि इंडिया के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं अगर वो इनके एयर स्पेस में जाते हैं तो वो अगर रिफ्यूलिंग के लिए बोलते हैं तो ये उन्हें प्रोवाइड करेंगे रिफ्यूलिंग, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके पैट कॉनरे एंड इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। और इस अग्रीमेंट के तहत जो आपका ऑस्ट्रेलिया का KC-30A मल्टी रोल टैंकर एयर ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली रिफ्यूल करेगा इंडिया के एयरक्राफ्ट्स को अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट इनके एयर स्पेस में या इसके आसपास रहता है तो। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट विमेन अपॉइंटेड एज अ 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ नासा। तो रिसेंटली जो USA के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है जेनेट E पेट्रो का एज अ 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर और ये पहली विमेन एडमिनिस्ट्रेटर बनी है नासा की। क्लियर है। नाउ ये जो है पहली विमेन बनी है जो इस पोजीशन पे अपॉइंट हुई हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है बिल नेल्सन को जो 14th आपके एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के। क्लियर है। Currently, she is also serving as a 11th director of a NASA's John F. Kennedy Space Center, जो आपका फ्लोरिडा USA में लोकेटेड है। और इस पोजीशन पे भी ये पहली विमेन थी जिनको अपॉइंट किया गया था 2021 में, ठीक है। नाउ नासा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1958। क्लियर है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं जेनेट E पेट्रो की। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैज रिसेंटली इन जनवरी completed 10 years of its successful implementation. On this occasion, Government of India has decided to celebrate the 10th anniversary of a Beti Bachao Beti Padhao from 22nd January 2025
टू डैश। तो यहाँ पे आपका 10 ईयर कंप्लीट हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, और इस सेलिब्रेशन में जो आपका 10वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था, ठीक है, उस ओकेजन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 22 जनवरी 2025 से लेके 8 मार्च 2025 तक ये आपकी 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। और 8 मार्च को क्या होता है आपका इंटरनेशनल विमेंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल विमेंस डे होता है, ठीक है। इस दिन तक आपका जो है ये पूरा आपका सेलिब्रेशन आपका सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, ये एनिवर्सरी आपकी 10th एनिवर्सरी मनाई जाएगी। क्लियर है। अब बात करें अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, विच इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इसे लॉन्च किया गया था आपका 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। कहाँ पे लॉन्च की गई थी? पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको लॉन्च क्यों किया गया था? इम्प्रूव करने के लिए चाइल्ड सेक्स रेशियो को, इंश्योर करने के लिए जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, प्रिवेंट करने के लिए जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन एंड प्रमोट करने के लिए एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारी इसके ऑब्जेक्टिव थे जिसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था। अब अचीवमेंट की बात भी कर लेते हैं। तो आप सभी ने यहाँ पे पढ़ा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया था, और इसी में हमने जो है अचीवमेंट हासिल की है। जैसे सेक्स रेशियो जो है आपका एट बर्थ ये इम्प्रूव हुआ है। अगर हम कंपेयर करें इसे 2014-15 से 2023-24 का, तो 2014-15 में ये आपका था 918, अब ये है 930, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गर्ल्स ने एनरोलमेंट जो किया है एजुकेशन में, वो भी आपका बढ़ा है। पहले ये 75.51% था, अब ये इंक्रीज होकर 78% हो गया है। देन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं, इसमें भी हमने जो है अच्छी परसेंटेज हासिल की है। पहले 61% था, अभी ये 97.3% इंक्रीज हुआ है। देन एंटीनल केयर रजिस्ट्रेशन जो है, इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले 61% था, नाउ इट इज 80.5%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश has become the first banking, financial services and insurance company, that is BFSI company, to offer their financial services on the ONDC platform। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जो पहली कंपनी बनी है जिसने ऑफर किया है इनके जो सर्विसेज हैं ONDC प्लेटफॉर्म में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड पहली कंपनी बनी है अपनी सर्विसेज ऑफर करने वाली ONDC प्लेटफॉर्म में, और ये सर्विसेज हैं लेंडिंग की, इंश्योरेंस की और म्यूचुअल फंड की। क्लियर है। आदित्य बिरला फाइनेंस ग्रुप ने तो पहले ही अडॉप्ट कर लिया था आपका, या आप बोल सकते हो पहले ही इन्होंने ONDC के साथ जो है इस ONDC का जब इनिशियल फेज था या पायलट फेज था, उसमें ही इन्होंने जो है इंटीग्रेट कर लिया था इनके साथ। वेयर इज आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है और आदित्य बिरला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये पहली आपके यहाँ पे कंपनी बनी है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जो है ऑफर किया है ONDC प्लेटफॉर्म पे, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टैंड्स आउट एज अ ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द टॉप 100 फॉर कंप्यूटर साइंस इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025, जिसे रिलीज किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने। तो रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 2025 रिलीज की गई है। पूछा जा सकता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा रिलीज की गई है, और इसमें सब्जेक्ट वाइज की बात हो रही है, राइट। तो सब्जेक्ट वाइज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है, इसमें इंडिया की एक लौती इंस्टीट्यूशन जो टॉप 100 में शामिल हुई है, उसका नाम है IISc बेंगलुरु, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो टॉप 100 में आई है इन दी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और अगर हम ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो ग्लोबली इसकी रैंक है 96, ओके। और 96 पोजीशन पे ही आपकी साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है, कोरिया यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, वो भी 96 पोजीशन पे बनी हुई है, ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं आपके टाइम्स हायर एजुकेशन की। इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लंदन UK में। फाइन।
नाउ अदर यहाँ पे आपकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2025 की, इसमें टॉप 5 आपकी कौन सी कंट्रीज थी, टॉप 5 आपकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम यूके, देन MIT यूनिवर्सिटी ऑफ USA, ठीक है, देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगेन फ्रॉम US, देन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फ्रॉम US, एंड 5th नंबर पे आपका था यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो 3 तो आपकी इसमें टॉप 5 में US की यूनिवर्सिटी है, एंड 2 है आपकी यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी बेसिकली जो ये रैंकिंग दी गई है आपकी सब्जेक्ट वाइज, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, देन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन स्टडीज, लॉ, लाइफ साइंसेस, मेडिकल एंड हेल्थ, फिजिकल साइंसेस, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस। तो ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके शामिल हुए थे, जिसमें 11 सब्जेक्ट की, वैसे टोटल यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। 11 सब्जेक्ट्स में आपकी लगभग 11,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है सब्जेक्ट के बेसिस पे। और अगर हम टॉप इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बात करें, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में टॉप किया है आपकी MIT यूनिवर्सिटी जो है USA की, देन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में भी इसी यूनिवर्सिटी ने जो है आपका टॉप किया है, देन कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, एजुकेशन स्टडीज़ की कैटेगरी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये दोनों ने ये आपके टॉप इंस्टीट्यूशन रहे थे। देन लॉ की कैटेगरी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है, लाइफ साइंसेस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम USA, मेडिकल एंड हेल्थ में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एंड फिजिकल साइंसेस की बात करें तो इसमें USA की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका शामिल था। देन साइकोलॉजी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड सोशल साइंसेस में MIT यूनिवर्सिटी आपका USA का जो, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉप इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में बाय द सब्जेक्ट ये आपका टॉप किया है, ठीक है। साथ में ये भी नोट करना है, सबसे ज़्यादा मतलब अगर हम बात करें कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में शामिल थी, तो सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी जो थी ये आपकी बिलोंग करती हैं USA से, मतलब सबसे ज़्यादा USA की यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखी गई थी जिनको रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट करना है, एशिया की बेस्ट परफॉर्मेंस जो रही थी आपकी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में, ये थी आपकी चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी, एंड सेकेंड नंबर पे आपका है सिंघवा यूनिवर्सिटी बीजिंग, इनकी रैंक आपकी 4th एंड 6th रैंकिंग थी इन द कैटेगरी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में 53 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया था। पिछली बार ये 47 यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, 2024 की अगर बात करें। देन सोशल साइंसेस में 14 थी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में 24, 28 थी आपकी मेडिकल एंड हेल्थ में, एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कोलकाता वेस्ट बंगाल की है, ये पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुई है और इसने रैंकिंग हासिल की है 601+ बैंड में। ओके, देन अदर इंडियन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने रैंकिंग हासिल की है, जैसे 96 नंबर पे कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में था आपका IISc बेंगलुरु, देन 251 से 300 की रेंज में जो रैंक रेंज है उसमें आना यूनिवर्सिटी आपका शामिल था। देन LPU था 301 से 400 के बीच में, 251 से 300 के बीच में आपका था सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस। देन 301+ कैटेगरी 301+ बैंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी, लॉ और साइकोलॉजी दोनों में ही इसने जो है रैंकिंग हासिल की है। देन 401 से 500 की बैंड के बीच में रहा है आपका MIT यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़। नेक्स्ट है 401 से 500 के बीच में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की कैटेगरी में रैंकिंग दी गई है JNU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को। और आपका नेक्स्ट है 601+ बैंड में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की रैंकिंग दी गई है आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था कि ये पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज फ्लैग ऑफ संजय द बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम फ्रॉम साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। द संजय इज इंडिजीनियसली एंड जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड डैश।
तो संजय एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है आपका, ठीक है। किसने फ्लैग ऑफ किया था? राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये रिलीज किया गया है। और संजय का काम क्या रहेगा? जो भी बैटल में चीजें हो रही हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आर्मी कमांडर को देना, ये इसका काम रहेगा। इसमें बहुत सारे सेंसर आपके लगे हुए हैं जो सेंस करेंगे और A to Z इंफॉर्मेशन, चाहे वो एरियल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके जो कमांडर्स हैं उन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि जो फर्दर डिसीजन मेकिंग होनी है उसमें ये हमें हेल्प करेगा। ये क्लियर है? आप इसे ऐसा समझो कि जैसे महाभारत का युद्ध था, ठीक है, उसमें आपके संजय थे। इस इमेज को देख के आपको शायद याद आ जाए, ये पुरानी जो महाभारत थी उसका एक सीन है जहाँ पे संजय जी आपका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि क्या क्या चीजें आपके महाभारत के युद्ध में हो रही हैं, ठीक है। तो सर्विलेंस सिस्टम जो है इसका भी यही काम रहेगा, क्या क्या चीजें हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन ये इंटीग्रेट करके आपके कमांडर्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। नाउ संजय को डेवलप किसने किया है? तो इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इनके जॉइंट वेंचर से इन्होंने जॉइंटली इसे बेसिकली डेवलप किया है, ठीक है। इट इज़ मेड इन इंडिया एंड जॉइंटली इसको डेवलप किया है BEL एंड इंडियन आर्मी ने। और इसकी कॉस्ट कितनी आई है? इट इज़ 2402 करोड़। ओके, स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी कवर करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो CMD इसके हैं आपके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। नाउ आप थोड़ा डीप में बात कर लेते हैं संजय की। संजय एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है to integrate inputs from the ground and aerial sensors, creating a common surveillance picture for a battlefield transparency. battlefield में क्या हो रहा है उसकी पिक्चर ये हमारे सामने रखेगा, ठीक है। साथ में ही ये डेटा कलेक्ट करेगा, वैलिडेट करेगा उसे, ठीक है, बैटलफील्ड डेटा को, और प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेशन, और रियल टाइम डेटा हमें प्रोवाइड करेगा थ्रू दी आर्मी डेटा नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। अब जो ये सर्विलेंस सिस्टम है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न है और आगे चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो, AI बेस्ड हो, तो मॉडर्न सेंसर्स यहाँ पे जो है आपके यूज़ किए गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, चीज़ें हमें एकदम से मतलब चुटकियों में चाहिए, राइट। तो जल्दी से जल्दी चीज़ें और एक्यूरेट चीज़ें हम तक पहुँचे, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी, वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ कि ये जो सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 स्टेजेस में अक्रॉस ऑल ऑपरेशनल ब्रिगेड्स, डिवीजन एंड कॉर्प्स ऑफ अ इंडियन आर्मी फ्रॉम मार्च 2025 टू अक्टूबर 2025। ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया था 2025 को एज अ ईयर ऑफ डैश। तो ईयर ऑफ क्या इस बार हमारा जो है डिक्लेयर किया गया है 2025 को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।